हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र का महारिवीजन क्लास चला रहे हैं। इसका 8वां पार्ट है और इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके सभी एग्जाम सीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीडीसी सभी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो सभी प्रश्नों को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य या कहे तो वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिटीजन एंड चर्चमैन। ठीक है, सिटीजन एंड चर्चमैन, ये इसके लेखक थे आर्क बिशप टेम्पिल। ठीक है, आर्क बिशप टेम्पिल ने जो है सिटीजन एंड चर्चमैन नामक पुस्तक में जो है सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य या कहें तो वेलफेयर स्टेट की शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत है? तो उपयोगितावाद जो है ये राज्य के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत माना जाता है। राज्य के कार्यों के प्रारंभिक उदारवादी सिद्धांत को जो है नकारात्मक सिद्धांत या अहस्तक्षेप सिद्धांत भी कहा जाता है। राज्यों के कार्यों में के नकारात्मक सिद्धांत की दूसरी शाखा का संस्थापक जो माना जाता हो वो जेरेमी बेंथम माना जाता है और राजनीति के क्षेत्र में वह जो है उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, किस आधुनिक राजनीतिक विचारक ने सर्वप्रथम विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की अवधारणा से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर आकर्षित किया? तो लास्की ने किया था। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। 19वीं सदी के करीब करीब अंत तक जो है अधिकांश राज्य अपने को पुलिस राज्य रखकर ही संतुष्ट थे। उनका मुख्य काम शांति व व्यवस्था कायम रखना था और उसमें जो है जन कल्याण का कार्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों के लिए छोड़ रखा था। आधुनिक राजनीतिक विचारों में सबसे पहले जो है लास्की जो है संसार का ध्यान पुलिस राज्य की ओर से हटा करके जो है कल्याणकारी राज्य की ओर ले गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतों को सिद्धांत प्रतिपादन करता है? तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। तो राज्य बनने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि है, ऐसा नहीं था। राज्य शक्ति का परिणाम है, ये भी नहीं था। राज्य विकास का स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है, तो ये भी नहीं था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सामाजिक समझौता के सिद्धांत प्रतिपादकों ने इस सिद्धांत का जो है 5 मुख्य तत्वों के अंदर जो है विश्लेषण किया था। पहला था मानव स्वभाव, दूसरा था प्राकृतिक अवस्था, तीसरा था सामाजिक समझौता और चौथा था जो है राज्य तथा प्रभुसत्ता और पांचवा था राज्य तथा व्यक्तियों का संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि उसमें अधिकारों को लागू करने वाले मजिस्ट्रेट का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था की इस प्रकार का चित्र उपस्थित किया तो किसने किया था? तो जॉन लॉक ने किया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लॉक के विचार से प्राकृतिक अवस्था वस्तुतः सद्भावना, आपसी सहयोग, शांति और सुरक्षा की अवस्था है, परंतु लॉक के अनुसार इस अवस्था में कुछ असुविधाएं हैं। पहली, इस अवस्था में जो है एक अस्थायी तथा सुनिश्चित विधि का अभाव रहता है और दूसरा जो है प्राकृतिक अवस्था में एक निश्चित एवं व्यक्त विधि की व्याख्या तथा झगड़ों को निपटाने वाली जो है न्यायपालिका का भी इसमें अभाव पाया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, हाब्स के संविदा सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अपने उत्तर का कथन नीचे दिए कोड के आधार पर कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए। पहला है, हाब्स प्राकृतिक अवस्था को पूर्व सामाजिक की ओर से रेखांकित करता है। तो बिल्कुल सही था ये। और हाब्स के अनुसार कुछ व्यक्तियों में आत्म परीक्षण की मूलभूत प्रवृत्ति होती है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और तीसरा था, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, दयनीय, अप्रिय, पशुवत और जो है संक्षिप्त था, तो ये भी सही हो जाएगा। और चौथा था, हाब्स का मानना था कि यदि संप्रभु द्वारा व्यक्ति के आत्मपरीक्षण के अधिकार को बाधित किया जाए तो व्यक्ति उसकी आज्ञा पालन से इनकार कर सकता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो पहला, तीसरा, चौथा आपका इसमें सही हो जाएगा। तो कोटेशन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो था, हाब्स के अनुसार कुछ व्यक्तियों में जो है आत्मपरीक्षण की मूलभूत प्रक्रिया होती है, तो ये गलत था। हाब्स के अनुसार सभी व्यक्तियों में आत्मपरीक्षण की जो है मूलभूत प्रवृत्ति होती है, सभी में, कुछ में नहीं, बल्कि यहाँ पे सभी अगर होता तो ये भी आपका सही हो सकता था।
7वां नंबर प्रश्न है, रूसो के राज्य दर्शन की सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है। तो किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो समान हित की समान चेतना का। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य इच्छा से रूसो का तात्पर्य जनता के ऐसे संकल्प से है जिसका उद्देश्य समाज के सामान्य हित की सिद्धि करना है। दूसरों शब्दों में अगर देखा जाए तो सरकार जो है सामान्य इच्छा द्वारा जो है नियुक्त जनहित का साधन है, ऐसा कहा था किसने? रूसो ने। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, लेवियाथन की प्रति को किसने यह कहते हुए जला दिया था? जला दिया कि मैंने कभी कोई भी पुस्तक नहीं देखी जिसमें जो है इतना राजद्रोह तथा अधार्मिकता भी हो। तो ये किसने ऐसा किया था? तो ये किया था C.E. बागन ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। C.E. बागन का विचार था कि जहाँ तक राजनीतिक चिंतन के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवियाथन एक प्रभावहीन और परिमाणहीन ग्रंथ रहा। वह एक प्रभावपूर्ण वर्णशंकर है, ठीक है, जिसमें जो है प्रयोजन की कोई सामर्थ्य नहीं है और वह इस उपेक्षा का पात्र भी है। और इसमें जो है हाब्स ने अपनी पुस्तक में क्लेरेडेन ने हाब्स की पुस्तक को जलाकर यहाँ तक कह डाला था कि मैंने कभी ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें जो है इतना राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह भरा हो। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। ये जलाया था C.E. बागन की पुस्तक, जो ये अपनी पुस्तक में C.E. बागन ने ऐसी व्यवस्था दी थी और इसको जो है इसके पुस्तक को जो है किसने जलाया था? तो क्लेरेंडन ने जलाया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। C.E. बागन ने अपनी पुस्तक में ये कहा था और इनकी पुस्तक को क्लेरेंडन ने जलाया था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों समझने की बात है। अगर कहेगा कि ये तथ्य किसने लिखा या कहा तो C.E. बागन ने, और इसको किसने जलाया था इनकी पुस्तक को? तो क्लेरेंडन ने। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, हाब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका G.H. सवाइन का। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाब्स की विचारधारा निरंकुशवादी होते हुए भी अंततः व्यक्तिवादी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सवाइन का कथन था कि संप्रभु की निरंकुश सत्ता का सिद्धांत जिसके साथ सामान्यतः हाब्स का नाम जोड़ा जाता है, वास्तव में उसके व्यक्तिवाद का कोई आवश्यक पूरक था। ठीक है, संपूरक था। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत का उद्देश्य है। तो मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों का पृथक्करण का उद्देश्य क्या था? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के राजा लुई 14वें का समकालीन था, आप लोग जानते होंगे, और इस समय जो है फ्रांस में राजा की इच्छा ही कानून होती थी और वह फ्रांस की तानाशाही के वातावरण में पला बढ़ा और जब वह इंग्लैंड गया तो वहाँ तत्कालीन शासन व्यवस्था को देखकर जो है वहाँ इस निर्णय पर पहुँचा कि राज शक्ति का पृथक्करण है और इस कारण नागरिकों को इतनी स्वतंत्रता का वातावरण उपलब्ध है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा वक्तव्य प्लेटो का है? मैं राज्य हूँ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, राज्य पृथ्वी का बृहद रूप है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, राज्य पृथ्वी का बृहद रूप है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है, तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉक ने। ठीक है, हाब्स ने संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की विधि संकल्पना का प्रयोग जो है डी सीवे नामक ग्रंथ में किया था। और निगम कोई सामूहिक संस्था नहीं बल्कि एक व्यक्ति है, उसका जो है वही अधिष्ठाता है तथा कहा जाए तो वो संचालक है और उसकी इच्छा समस्त व्यक्तियों की इच्छा मानी जाती है। तो संप्रभुता का प्रयोग नहीं किया था जॉन लॉक ने। ठीक है, हॉब्स, बेंथम जो है ऑस्टिन अपने जो है लेख में जो है संप्रभुता का शब्द का प्रयोग किया था। 13 नंबर प्रश्न है, संप्रभु का परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? देखिए, पहला जैसा प्रश्न ये भी है, तो ये किया था हॉब्स ने। ठीक है, हम लोग अभी पूरा पढ़े हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यह नहीं मानता कि संप्रभुता विभाज्य है? तो ये हालैंड नहीं मानता है। ठीक है,
बहुलवाद जो है प्रभुसत्ता को सर्वव्यापक, अविभाज्य तथा निरंकुश नहीं मानता और राज्य को समाज के अन्य समुदायों के समान ही जो है जनहित का एक समुदाय समझता है। और इंग्लैंड के बहुलवादी विचारकों में जो है मेटलैंड हो गए, फिगिस, सिडनी तथा बेडिस, बेब, कोल, लिंडसे, बार्कर, लास्की, ये सब जो है उसमें मुख्य थे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, बहुलवाद का पिता किसे माना जाता है? तो बहुलवाद का पिता माना जाता है गियरके को। ठीक है, गियरके को। जर्मन के थे ये गियरके, और इन्होंने इंग्लैंड में जो है मेटलैंड के समान जो है बहुलवाद का जन्मदाता इनको माना गया। और गियरके ने समुदायों के वास्तविक व्यक्तित्व के सिद्धांत का जो है समर्थन किया था और उनकी स्वतंत्रता की सत्ता की मांग भी की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, एकलवाद की राजनीति विज्ञान में अर्थ है। एकलवाद का राजनीति विज्ञान में क्या अर्थ होता है? तो एकलवाद का जो अर्थ होता है, संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है, उसके जो है उसी को एकलवाद का संज्ञा दिया जाता है राजनीति में। ठीक है, राजनीति विज्ञान में एकलवाद का अर्थ है संप्रभुता, अर्थात सत्ता का एक ही बिंदु, व्यक्ति या व्यक्ति समूह में संकेंद्रण। ठीक है, और इस अवधारणा के प्रतिनिधि विचारक अगर माना जाए तो इस अवधारणा को दिया था मैकियावेली हो गए, बोधा, हॉब्स, ये सब थे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से में कौन संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। तो हीगल जो है वो संप्रभुता का बहुलवादी का सिद्धांत का पोषक नहीं था, और इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। देखिए, प्रभुसत्ता के कानूनी परंपरागत एकलवादी निरंकुश ऑस्टिन के सिद्धांत आदर्शवादी हीगल के थे, और शक्तिवादी जो है नीत्शे का था। ठीक है, और कहा जाए टीटेस्के तथा बर्नहार्डी द्वारा जो है समर्थित फास्टिस्ट निरंकुश असीमित राज्य के सिद्धांत के खिलाफ जो है बहुलवाद तथा राज्य का और संप्रभुता का बहुलवादी विचार की एक प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति व्यक्तियों के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजों की क्रांति जो है उनके परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह कथन किसका था? तो ये बर्क महोदय का था। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। बर्क एक अनुदारवादी विचारक था, उसका मानना था कि फ्रांस की क्रांति व्यक्तियों के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजों की क्रांति जो थी उनके परंपरा के अधिकारों पर आधारित था। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक किसको माना जाता है? तो ये जे.एस. मिल को माना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिल व्यक्तियों के कार्यों को दो भागों में बांटता है, एक स्वपरक और एक अन्य परक। उसमें जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को महत्व देते हुए जो है कहा है कि व्यक्ति के स्वपरक कार्यों में जो है कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, व्यक्ति को इस क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर मस्तिष्क पर जो है पूर्ण रूप से संप्रभु है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया? निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया था किसने? तो स्पेंसर ने किया था। ठीक है, स्पेंसर के अनुसार जो है स्वतंत्रता मनुष्य का मौलिक अधिकार है। यह एक प्राकृतिक अधिकार है जिससे मनुष्य के अन्य प्राकृतिक अधिकारों की उत्पत्ति होती है, और इन्हें स्पेंसर निजी अधिकार एवं सार्वजनिक अधिकार में विभाजित करता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखा था जॉन रॉल्स ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समकालीन उदारवादी माना जाता है किसको? जॉन रॉल्स को। और समकालीन उदारवादी चिंतन के अंतर्गत जो है प्रगति बनाम न्याय के विवाद में जो है हेयक ने प्रगति का पक्ष लेते हुए न्याय की अवहेलना की थी, और इसके विपरीत जो है जॉन रॉल्स ने ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में लिखा था। ठीक है, 1971 में लिखा था। इसके अंतर्गत यह तर्क दिया था कि उत्तम समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं और उनमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, अधिकारों को वैधानिक सिद्धांत का समर्थन करने का श्रेय है? तो अधिकारों को वैधानिक सिद्धांत का समर्थन करने का श्रेय किसको है? तो ये है बेंथम को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के सुप्रसिद्ध प्रवर्तक टॉमस हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन है, और हॉब्स के अनुसार जो है अधिकारिक उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति के बाद ही हो सकती है, क्योंकि राज्य विहीन अवस्था में उचित अथवा अनुचित जो है न्यायपूर्ण अथवा न्यायपूर्ण खोखले शब्द हैं ये सब। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत जो है प्रस्तुत करने वाला उदारवादी विचारक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्ल आर पॉपर। ठीक है, कार्ल आर पॉपर ये था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक अभियांत्रिकी जिसको कहा जाता है, का सिद्धांत कार्ल आर पॉपर ने अपनी पुस्तक जो है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज में दिया था। ठीक है, और इसको क्रमिक वृद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है अथवा खंडशः निर्माण का सिद्धांत भी इसका नाम दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका 2-3 नाम है। सामाजिक अभियांत्रिकी पूछेगा तब भी कार्ल पॉपर होगा, और क्रमिक वृद्धि का सिद्धांत इसी का नाम है, क्रमिक वृद्धि का सिद्धांत, और कहा एक और नाम है खंडशः या निर्माण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आप तीनों चारों नाम को याद रखिएगा, किसी भी नाम से पूछा जाता है। 24 नंबर प्रश्न है मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य था। तो मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य था राज्यविहीन समाज की स्थापना करना। ठीक है, राज्यविहीन समाज की स्थापना करना मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य था। मार्क्सवादी जो थे अपने लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात पूंजीवाद का अंत कर जो है उसके स्थान पर साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है एक कार्यक्रम बनाया गया था, और उसमें जो है उन्होंने 3 चरण बताए थे। पहला था पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति, और दूसरा था सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना करना, और तीसरा था जो है राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना। ठीक है, तो ये प्रमुख उनके 3 उद्देश्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब गलत हो जाएगा आपका, और इसमें राज्यविहीन समाज की स्थापना करना एक था, और एक था पूंजीवाद व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति, और तीसरा था जो है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना करना। तो ये 3 मुख्य थे, तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है जब ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकना है, तब आधारशिला रखता है किस चीज़ का? तो उदारवाद की आधारशिला तब रखता है। ठीक है, ग्रीन के अनुसार जो है उदारवादी शासन का कार्य स्वतंत्र समाज के अस्तित्व को सहारा देना है। शासन लोगों को कानून के द्वारा नैतिक बना सकता है, नैतिक नहीं बना सकता है, परंतु वह नैतिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं का जो है निवारण अवश्य कर सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी विश्वास करते थे। तो किस में विश्वास करते थे? तो आप लोग जानते होंगे क्रांति में। ठीक है, वर्ग संघर्ष अपने उत्कर्ष पर पहुंचकर क्रांति को जन्म देता है, और इससे जो है पुराना पराधीन वर्ग सत्ता में आ जाने पर सारी राजनीतिक प्रणाली जो है कानून और सामाजिक संस्थाओं एवं नैतिक आदर्शों का जो है पुनर्निर्माण करता है, और इस तरह क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, बेंथम ने। ठीक है, बेंथम राजनीतिक क्षेत्र में उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक है, और बेंथम ने सभी सामाजिक संस्थाओं, कानून, संविधान, धर्म आदि को जो है उपयोगितावाद के जो है मापदंड से मापने की मांग की थी, और उपयोगिता से अभिप्राय अधिक से अधिक व्यक्तियों का जो है अधिकतम से अधिकतम सुख माना था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है पुष्पिन जो है उतना ही अच्छा है जितना कि कविता, इस बात का उपहास किसने किया था? तो जे.एस. मिल ने किया था इसका उपहास। बेंथम के विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का अंतर देखा था, गुणों का नहीं, और बेंथम का कहना था यदि सुख की मात्रा बराबर है तो पुष्पिन नामक बच्चों का जो है खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि कविता। और मिल ने कहा कविता से प्राप्त होने वाले सुख जो है पुष्पिन के खेल से प्राप्त से सुख जो है उच्च और श्रेष्ठ है, और यह इस बात से स्पष्ट है कि योग्य और अनुभवी व्यक्ति निम्न गुणों की अपेक्षा जो है उच्च सुखों की आकांक्षा करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। 29 नंबर प्रश्न है असहयोग विषय में अपने विचारों में गांधी जी प्रभावित थे। तो असहयोग विषय में अपने विचारों में गांधी जी प्रभावित थे किससे? थारो से। गांधी जी पर अमेरिकन अराजकतावादी लेखन जो हेनरी डेविड थोरो का प्रभाव जो है पड़ा। थोरो का सिद्धांत था कि भलाई को बढ़ाने वाले सभी लोगों तथा संस्थाओं के साथ सहयोग एवं बुराई को प्रोत्साहित करने वालों के साथ जो है असहयोग किया जाना चाहिए। तो ये थारो, पूरा नाम था इनका हेनरी डेविड थोरो। ठीक है, उनसे जो है गांधी जी प्रभावित थे। ये अमेरिकन राजनीतिज्ञ थे या विचारक थे कहा जाए। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है संसद जो होता है बातचीत की दुकानों जैसा है, यह किसका कथन था? तो ये मार्क्स का कथन था।
ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्क्स ने उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य की संसद तथा अन्य राजनीतिक संस्थाएं तटस्थ आधारों पर नहीं खड़ी होती, जिसमें संख्या अथवा तर्क के आधार पर कोई भी सफलता प्राप्त कर लेगा। ये वे माध्यम हैं जिनके द्वारा जनता को यह धोखा दिया जाता है कि राज्य की सत्ता असली धारक है, जबकि वास्तव में ये जो है सत्ता बुजुर्गों वर्ग द्वारा नियंत्रित है और कार्यान्वित की जाती है। ठीक है, और पार्लियामेंट एक बतियाने वाली दुकान है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये कहा था मार्क्स ने। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्य सामाजिक उद्देश्य से उत्पादन संचालित करना। सही है। समाज के सभी स्वतंत्रता की रक्षा करना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना, मानव। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समाजवाद की मांग यह है कि उत्पादन के साधनों का उपयोग न केवल सामूहिक नियंत्रण में रहना चाहिए, बल्कि उन पर सामूहिक स्वामित्व भी होना चाहिए और उनका संचालन जो है तटस्थ भाव से सर्वहित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सामाजिक उद्देश्य से उत्पादन संचालित करना। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, जनमत किसी विषय पर लोगों के विचार को इंगित करता है, चाहे वे एक ही सामाजिक समूह के हों। यह कथन किसका था? तो ये कथन था आपका लियोनार्ड डब्ल्यू डोब का। ठीक है, लियोनार्ड डब्ल्यू डोब ने जो है कहा था, जनमत मुद्दों पर लोगों की अभिव्यक्तियों की ओर संकेत करता है जब वे उसी सामाजिक समूह के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये कहा था। और गिन्सबर्ग ने कहा था, ठीक है, अनेक जो है मस्तिष्कों की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण जो है जनमत सामाजिक उपज है, ये कहा था मॉरिस गिन्सबर्ग ने। और किम्बाल यंग ने कहा था, जनमत का गठन जो है किसी निश्चित समय पर जनता द्वारा आधारित मतों से होता है। ठीक है, तो तीनों लोग जो है 3 कोटेशन दिए थे, तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। लियोनार्ड ने कहा था, जनमत किसी विषय पर लोगों के विचार को इंगित करता है, चाहे वे सामाजिक समूह के हों। और ये गिन्सबर्ग ने कहा था कि अनेक मस्तिष्कों की क्रिया प्रक्रिया के कारण जो है जनमत सामाजिक का जो है उपज होता है। और किम्बाल यंग ने कहा था कि जनमत का गठन किसी निश्चित समय पर जनता द्वारा जो है आधारित मतों से होता है। ठीक है, ये मत से कहा था, ये मस्तिष्क से कहा था, ठीक है, और ये सामाजिक समूह से कहा था। तो तीनों को आप लोग याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, सन 1936 में यह किसने कहा था? सन 1936 में यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी कहा था, खुद कहे थे। ठीक है, गांधी जी के व्यक्तित्व की महानता उनके इस विनम्र आग्रह में देखी जा सकती है। मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, मैंने अपने दैनिक जीवन और समस्याओं पर अमरता सत्यों को लागू करने का प्रयास किया है। हाँ, मेरा सारा दर्शन यदि उसे उस आडंबरपूर्ण नाम से युक्त करना है और उनमें निहित है, तो मैंने कहा है आप इसे गांधीवाद न कहें, क्योंकि इसमें वाद जैसी कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, तो गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये खुद कहा था महात्मा गांधी ने। कब? 1936 ईस्वी में। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित निर्वाचन व्यवस्थाओं में कौन अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती है यहाँ पूछा है। तो सापेक्षित बहुमत व्यवस्था जो है ये नहीं करती है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सीमित मत व्यवस्था, एकल मत व्यवस्था, माध्यम व्यवस्था, संचयी मतदान व्यवस्था, मतभार एवं मनोनयन इत्यादि विधियाँ अपनाई जाती हैं। ठीक है, ये सापेक्षिक बहुमत व्यवस्था ये नहीं अपनाई जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र में दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो सरकार निर्माण या चुनाव लड़ने, ये लोग आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये दबाव समूह का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। तो आधुनिक दल व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ पे हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, वास्तव में दलीय व्यवस्था को ये व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय इंग्लैंड को ही दिया जाता है। संभवतः प्यूरिस्टियन दलीय पद्धति के जन्मदाता थे और इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध का सूत्रपात ही राजनीतिक दलों द्वारा हुआ था। ठीक है, और कहा जाए तो कैवेलियर्स राजवंश के और राउंड हेड्स संसद के अधिकारों के समर्थक थे और बाद में ये जो है क्रमशः टोरी और व्हिग कहलाने लगे। ठीक है, तो वहाँ पे आधुनिक दल व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्भव हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक शासन की मुख्य विशेषताएं हैं? तो संवैधानिक शासन की मुख्य विशेषताएं क्या होता है? निर्मित संविधान, तो ये गलत है। विधि का शासन सही है। शक्ति पृथक्करण, ये तो अमेरिका का हो जाएगा।
अध्यक्षीय में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये भी सही है। ठीक है, तो पहला चौथा आपका इसमें सही हो जाएगा संवैधानिक शासन की मुख्य विशेषता में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है, संविधान के बिना राज्य राज्य न होकर जो है अराजकता का शासन होगा, यह कथन किसका था? तो जेलिनेक का था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के संविधान की अनिवार्यता बताते हुए जेलिनेक ने कहा था कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती और संविधान के अभाव में राज्य राज्य ने होकर एक प्रकार की अराजकता बन जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? संघ सूची का नहीं है पूछा है, तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का है। ठीक है, और रेल हुआ, प्रतिरक्षा हुआ, निर्वाचन हुआ, ये क्या है? संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो शिक्षा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है राज्य शिक्षा को जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। आप लोग जानते होंगे 42वें संविधान संशोधन में पहले ये राज्य सूची में था और 42वें संविधान सूची में इसको समवर्ती सूची में रखा गया था, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। 40 नंबर प्रश्न है, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दिया था किसने? डायसी ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डायसी ने कहा था एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा जो है सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही जो है एकात्मक शासन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान करता है? तो ये करता है कनाडा का संविधान। ठीक है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण करने में जो है भारतीय संविधान कनाडा के संविधान के करीब दिखाई देता है। ठीक है, और वहीं से हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया था, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों को अलग अलग सूचियों में जो है विभाजित किया गया है और कनाडा की तरह जो है अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र सरकार को ही प्रदान की गई हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य संघ सूची पर अधिकार रखते हैं, तो ये तो गलत है। और राज्य संघ तथा राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं, तो ये भी गलत है। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के अधीन है, तो गलत है। तीनों सूचियों के विषय में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 254 में जो है कहा गया है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में जो है असंगति का प्रावधान है। असंगति होने पर जो है संसद द्वारा बनाई गई विधि जो है अभिभावी होगी यानी प्रभावी होगी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, यह किसने कहा है? नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, यह किसने कहा है? तो ये हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा है। ठीक है, हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा है नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल है। ठीक है, और रैमजे मेयोर ने कहा था, रैमजे मेयोर ने क्या कहा था कि मंत्रिमंडलीय दायित्व की आड़ में जो है नौकरशाही फूलती है, इसको भी याद रखिएगा। इससे रैमजे मेयोर ने कहा था कि मंत्रिमंडलीय दायित्व की आड़ में जो है नौकरशाही फूलती फलती है। और हार्ड हीवर्ट, ठीक है, हार्ड हीवर्ट ने उन्होंने कहा था कि नौकरशाही में जो है नवीन निरंकुशता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, तो ये कहा था हर्बर्ट मॉरिसन ने, सी ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर प्रश्न है, शुम्पीटर तथा डहल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति एक उपयोगिताओं का जो है उपभोक्ता है, तो यही सभी सही हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार जो है उदार लोकतंत्र का अर्थ है अपेक्षाकृत स्वायत्त समूहों के बीच जो है सौदेबाजी की प्रक्रिया, और इस विचारधारा के अनुसार जो है उदार समाजवाद के अंतर्गत मनुष्यों को अपने अपने हितों की देखरेख के लिए एक संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो एक उपयोगिताओं का जो है उपभोक्ता है, कहा था ये। ठीक है, व्यक्ति, तो ए ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? नहीं है यहाँ पूछा है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। ठीक है,
दक्षिण अफ्रीका ने स्वयं एकात्मक संविधान अपनाया है और संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों से में जो है संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की जो है स्वतंत्रता की अवधारणा जो है अमेरिका की संविधान से, और जबकि ये संघात्मक ढांचा जो कहाँ से, तो ये कनाडा से लिया गया था। ठीक है। और समवर्ती सूची का प्रावधान जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संघात्मक ढांचा। ठीक है। और संविधान की सर्वोच्चता न्यायपालिका ये अमेरिका से। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रभावी नहीं है पूछा है तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है, परंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्व शिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठतम शासन स्वशासन है जो कि लोकतंत्र है। यह किसने कहा है? तो ये कहा है सी.डी. वर्न्स ने। ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा। लोकतंत्र के प्रयोग द्वारा जो है जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है। और वर्न्स ने लिखा था कि सभी शासन शिक्षा के शासन होते हैं, किंतु अच्छी शिक्षा जो है स्वशिक्षा है, इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, संस्थात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति होती है? तो ये विधानमंडल के प्रति होती है। ठीक है। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो है कार्यपालिका संसद अर्थात कहा जाए विधानमंडल के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यदि उस पर वे से जो है विधानमंडल का विश्वास उठ जाए तो विधानमंडल उसे पद से हटा सकती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। तो भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। 1919 में भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमीशन जिसे आयुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी, और इस पदाधिकारी की नियुक्ति जो है गवर्नर जनरल के हाथ में थी, परंतु जो है इसे स्वीकृति प्रदान करना भारत सचिव का कार्य था, और इसका वेतन भारत में होने वाली आय से ही किया जाता था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। तो ये सही है। और सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम ने मूल अधिकारों को निर्दिष्ट किया था। और सन 1940 के अंतर्गत अगस्त प्रस्ताव में जो है मूल अधिकारों को शामिल किया गया था, क्रिप्स मिशन। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट में जो है भारतीय संविधान के प्रारूप की एक रूपरेखा समाविष्ट थी, और इसमें संविधान का प्रारूप डोमिनियन के सिद्धांत पर आधारित था, और उसमें संसदीय प्रतिरूप के अनुरूप जो है पूर्व रूपेण उत्तरदायी सरकार का उपबंध था, और इससे कुछ मूल अधिकारों की व्यवस्था रखी गई थी। ठीक है। तथा ऐसी संघीय प्रणाली का उपबंध किया गया था जिसमें इकाइयों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जाए, किंतु अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्रीय सरकार में निहित की गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50वां नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो कब किया गया था? तो जुलाई 1947 में किया गया था। ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार विधेयक को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है 4 जुलाई को पुनः स्थापित किया गया, और 18 जुलाई 1947 को इसे जो है सम्राट की अनुमति मिल गई, और यह उस तारीख से जो है शुरू हो गया। तो ये आपका जुलाई 1947 में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स रहे ये 50 प्रश्न, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।